तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा समकालीन भारत 2 यानी कि भूगोल, और उसका 10वीं क्लास की है एनसीईआरटी की। इसका भाग 2 है, पाठ 1 का आपका, जो कि है संसाधन एवं विकास। भाग 2 में चल रहे हैं अभी फिलहाल, भाग 1 मैंने करवा दिया। उसके अंदर हमने जो है संसाधन, उसके प्रकार, उसके विकास के बारे में पढ़ा। अब हम आ चुके थे भू उपयोग के ऊपर, ठीक है। इससे पहले का जो टॉपिक है वो सारे उसमें हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। एक चीज जो है आपको जरूरी है बतानी, cclchapter.com, cclchapter.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर जाकर आप जो है इस चैप्टर के नोट्स और उसके अलावा जो है प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर ले सकते हो, और मोस्टली चीजें जो बड़े पेजेस होंगे वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे भू उपयोग के बारे में, ठीक है। भू मतलब धरती, उपयोग मतलब प्रयोग करना, मतलब धरती का प्रयोग करना। कैसे प्रयोग करना, मतलब बात यह है कि हमारी जो जमीन है ना, आपने पढ़ा होगा ना कि कुछ हिस्से में समंदर है, कुछ में जमीन है। तो जो जमीन है उसका वो कहाँ कहाँ पे गई हुई है, और वहां पे भी उस जमीन के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, पर्वत, पहाड़, मैदानी इलाके, ठीक है। तो वो सारी जमीन कैसे बटी हुई है उसी के बारे में हम जानेंगे। पहले जो है सबसे बड़ा इलाका बटा हुआ है वन के नाम पे। एक मान्यता के हिसाब से या फिर कानून के हिसाब से हर इलाके में, मान के चलो हरियाणा हो गया, तो हरियाणा का 33% हिस्से पे जंगल होने चाहिए, वन होने चाहिए। वैसे ही भारत का, अगर भारत में देखें तो भारत का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से उसके 33% हिस्से पर वन होने चाहिए। दुनिया में हर जगह पे ऐसा होना चाहिए, तभी जो है संतुलन बना रहेगा, बादल बारिश होती रहेगी, ठीक है। जो भी चीजें हैं आपको पता है वन क्या काम आते हैं। अगला आता है बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि। बंजर मतलब कि वो भूमि काम की नहीं है, कृषि अयोग्य भूमि, खेती नहीं हो सकती उसके ऊपर, ठीक है, खराब हो चुकी है। बंजर होती है मतलब पत्थर सा बन चुका है। भूमि तो है ना, वो मिट्टी की बात नहीं कर रहे, भूमि की बात कर रहे हैं। आप कंफ्यूज मत होना, मिट्टी अलग होती है और भूमि अलग होती है। भूमि में पहाड़ पर्वत, ठीक है, तो वो जो पत्थर है, पत्थर बने हुए, बंजर है वो मजबूत, तो उसके अंदर तो कुछ होगा नहीं, तो वो तो ऐसे ही वेस्ट पड़ा हुआ है। अब आता है कृषि अयोग्य भूमि। कुछ जगह ऐसी है जो कृषि जहाँ पे नहीं हो सकती, मतलब कि हो ही नहीं रही वहां पे खेती। मतलब जैसे मान के चलो एक जमीन है, जमीन ठीक है, खेती करने लायक है, लेकिन फिर भी खेती नहीं हो रही है। और ये जो कृषि अयोग्य भूमि है, इसके हिसाब से कौन सी भूमि कृषि अयोग्य भूमि बन जाएगी, तो अगर उस जमीन के ऊपर पिछले 5 सालों से, कितने सालों, 5 सालों से खेती नहीं हुई है, तो वो भूमि कृषि अयोग्य भूमि में तब्दील हो जाती है। मतलब कि उस पे वो खेती के लायक नहीं मानते, इसीलिए उस पे खेती नहीं की जा रही। एक्चुअल में क्या होता है ना, जो मान के चलो कोई नदी है, बड़ी नदी है, उसके जो किनारे हैं वहां पे खेती नहीं होती, क्योंकि कभी भी उसमें पानी ऊपर नीचे होता है, तो इस वजह से वो जगह खाली रहती है। तो उसी भूमि की यहाँ पे बात हो रही है। अगली आती है गैर कृषि प्रयोजनों में लगी हुई भूमि। अब ये गैर कृषि प्रयोजन मतलब खेती के अलावा जो भी काम कर रहे हैं हम, उसमें जो जमीन इस्तेमाल हो रही है, सड़कें बन रही है, घर बन रहे हैं, फैक्ट्रियां बन रही है, वो सारी चीजें वो किस में आएगी, गैर कृषि प्रयोजनों में, ठीक है ना। वहां पे भी भूमि का इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा एक चीज बता देता हूँ, इसका जो है ना पूरा डायग्राम है, एक वेन डायग्राम। तो अब जो है वो डायग्राम आपको दिख जाएगा, स्क्रीन पे आ चुका है। उसमें आपको दिख गया होगा सारे, मतलब कौन सा कितना % है, वो सारी चीजें। आप इसको थोड़ी देर रुका रहेगा ये, और हाँ इसको शांति से पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। चलो आगे चलते हैं अभी। और ये है हमारी स्थायी चरागाहें तथा अन्य गोचर भूमि। स्थायी चरागाहें, चरागाहें 2 प्रकार की होती है। एक तो हम जो खेतों में चरागाहें होती है, जानवरों को चराने की जगह। मान के चलो कोई सरकारी जगह है हमारी और खाली पड़ी है कुछ टाइम से, तो वहां पे घास वास उगाती है, तो वहां पे चराते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे खेती नहीं करते हम लोग, और वहां पे जानवरों को ही चराया जाता है, सिर्फ उनको बोलते हैं स्थायी चरागाहें, ठीक है। तथा अन्य गोचर भूमि, और भी बहुत सारी भूमि है जहाँ पे जानवरों को चराया जाता है, चरागाहों के अलावा भी, तो वो सारी चीजें। उसके अलावा वृक्षों के अधीन, मतलब वृक्षों की यहाँ पे बात हो रही है, पेड़, आम के बाग, अनार के बाग, कुछ भी लगा हुआ है, पेड़ जहाँ पे लगे हुए हैं, तो वहां पे भी बहुत सारी भूमि इस्तेमाल की जाती है। अगली आती है प्रति भूमि। देखो हमने कृषि अयोग्य भूमि पढ़ी ना, उसी को बोलते हैं हम प्रति भूमि।
5 साल से ऊपर हो गई तो वो कृषि अयोग्य भूमि मान ली जाती है, लेकिन अगर 5 साल से नीचे है तो वो प्रति भूमि होती है। लेकिन भूमि वही होती है जिसके ऊपर खेती नहीं होती। ठीक है, प्रति भूमि के अंदर 2 प्रति होती है, एक तो होती है वर्तमान प्रति, एक जो है वर्तमान प्रति के अतिरिक्त एक प्रति भूमि पुरातन प्रति जिसको बोल सकते हो आप। ठीक है, मतलब एक तो हो गई वर्तमान प्रति, मतलब 1 साल से जिसके अंदर खेती नहीं हो रही है, कितने से 1 साल से खेती नहीं हो रही है तो वो है वर्तमान प्रति। और अगर 1 से 5 साल के बीच में खेती नहीं हो रही है तो वो है पुरातन प्रति। ठीक है, समझ गए ना, बहुत आसान सा है। अगर 1 साल से खेती नहीं हो रही है, 1 साल हो गया खेती हो ही नहीं रही उसके ऊपर, तो वर्तमान प्रति। उसके अलावा 1 से 5 साल तक जाओगे तो पुरातन प्रति, और उससे आगे जाओगे तो कृषि अयोग्य भूमि में वो तब्दील हो जाती है। अब क्यों, देखो जहां पे वृक्ष लगे होते हैं ना, वृक्ष लगे होते हैं, आम का बाग, ये बाग वो बाग, तो जहां पे बाग लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, वहां पे खेती नहीं हो सकती उनके नीचे, तो वो भूमि प्रति भूमि के अधीन इसीलिए चली जाती है, बहुत जगहों पे काउंट किया जाता है। आखिरी आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये वो क्षेत्र होता है जहां पे हर साल में 1 या 2 फसल को उगाया जाता है। तो ये जो है शायद 45% है दुनिया में, मतलब भारत में 45% हिस्सा शुद्ध बोया गया क्षेत्र में आता है, बाकी में ये सारा कचरा भरा हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जो है देखो, प्रारूप तो आपको दिखा दिया, मतलब डायग्राम जो था। ठीक है, तो वो मानचित्र आपको दिखा दिया है मैंने, जिसके अंदर जो है बांटी गई है भूमि को कितनी कौन सी है, जैसे कि जंगल वनों के अंदर अंतर्गत कौन सी भूमि आती है, कितनी % है, वो सारी चीजें आपको दिख गई है। अब जो है आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या है। आगे एक चीज यहाँ पे बता रखी है, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। क्या है भूमि का निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण, निम्नीकरण। तो ये जो भूमि है, भूमि का निम्नीकरण क्या होता है, उसको संरक्षण भी बोल रहे हैं कि संरक्षण करना है उसका भूमि का। तो संरक्षण क्या होता है, संरक्षण। ठीक है, तो अब देखते हैं निम्नीकरण क्या होता है। पहले तो निम्नीकरण, भूमि का कम हो जाना। निम्न का मतलब होता है ना, निम्नलिखित मतलब बहुत सारे नीचे, निम्न कम। ठीक है, तो जमीन जो है, भूमि जो है वो कम हो जाती है, खेती मिट्टी जो है खराब हो जाती है, भूमि खराब हो जाती है। ठीक है, भूमि खराब हो जाती है, उसको हम भूमि निम्नीकरण बोलते हैं। उसको बचाना जरूरी है, उसको भूमि संरक्षण बोलते हैं। भूमि को बचाना भूमि संरक्षण, भूमि खराब हो रही है, भूमि का निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो ऐसा क्यों होता है भूमि का निम्नीकरण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण अभी बताया जाता है पंजाब के अंदर। देखो भूमि अलग अलग है, मिट्टी पढ़ेंगे हम कहाँ कौन सी पाई जाती है, लेकिन अभी के लिए समझते हैं जो पंजाब में है ना, खेती के लायक पंजाब हरियाणा में बहुत अच्छी मिट्टी पाई जाती है खेती करने के लिए। और पंजाब की जो मिट्टी है वो खराब हो रही है, किस वजह से पता, भूमि का निम्नीकरण वहां पे क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे सिंचाई ज्यादा मात्रा में होती है, अधिक सिंचाई की वजह से भूमि खराब हो रही है वहां की। ठीक है, तो ये चीज पूछ ली जाती है कभी कभार, तो मैंने आपको बता दिया है। अब जो है निम्नीकरण का मैंने बता दिया क्या होता है, कि जब पानी गिरता है ना, ज्यादा पानी गिरने से उपजाऊ मिट्टी जो है वो रेत में बदलनी शुरू हो जाती है, उसी को भूमि का निम्नीकरण बोला जाता है आमतौर पे। चलो आगे चलते हैं और आगे आते हैं मृदा संसाधन। मृदा क्या होती है, मिट्टी, मिट्टी बोल लो या मृदा बोल लो, जो बोलना है बोल लो। अब जो आपकी मृदा है वो संसाधन है, मतलब मिट्टी जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है। पत्थर में तो आप कुछ करोगे नहीं, ठीक है, पहाड़ों पे पठारों में ऐसे जहां पे मिट्टी नहीं है, मृदा नहीं है, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, ना खेती कर सकते, ना कोई पेड़ होगा वहां पे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, पत्थर होंगे उखाड़ लो भाई, उखाड़ना है तो जो, लेकिन मिट्टी में ही खेती होती है, मिट्टी में ही पेड़ होते हैं। ठीक है, तो मिट्टी जरूरी है। उसके लिए हमें मिट्टी को जानना पड़ेगा, कौन सी मिट्टी में क्या होता है, कैसी फसलें उगाई जाती है, वो चीजें हम जानेंगे। लेकिन क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना, टोटल मिट्टी, मिट्टी ऐसा नहीं है कि ऊपर मिट्टी है नीचे कुछ नहीं है, नीचे गायब, ऐसा नहीं होता, नीचे भी होती है मिट्टी, लेकिन मिट्टी की परतें होती है बहुत सारी। ठीक है, ऐसे परतें सी बना रखी है, ऐसे अलग अलग नाम है उनके, लेकिन जो खेती होती है वो सबसे ऊपर वाले हिस्से से पे ही होती है, नीचे के तक हमारे जो पौधे हैं उनकी जड़ें नहीं पहुंचती। ठीक है, तो इसीलिए ऊपर वाले पे होती है। और ये डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है, स्क्रीन पे आ चुका होगा। और यहाँ पे इसमें आप देख सकते हो कि मिट्टी कैसे जो है बटी हुई है, कैसे कौन सी लेयर कहाँ पे क्या पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
मृदाओं का वर्गीकरण, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और चलो पढ़ते हैं इसको। मृदाओं का वर्गीकरण, वर्गीकरण होता है बंटवारा, ठीक है। वर्गीकरण क्या होता है? बंटवारा। और मृदा मतलब मृदा मिट्टी, ठीक है, मिट्टी का बंटवारा। अब मिट्टी का बंटवारा कैसे होता है? मिट्टी जो है बहुत तरीके की होती है, लाल, पीली, हरी भरी। तो हमें जानना पड़ेगा कौन सी मिट्टी अच्छी है, कौन सी खराब है, ताकि हम रहे तो मजा आए, है ना, हमें अच्छी खासी चीजें मिले जो हमें चाहिए होती हैं। तो देखते हैं कहाँ पे क्या मिलती है। पहली मिट्टी आती है वो है हमारी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी आती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, मृदा लिख लो, मिट्टी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो जलोढ़ नाम है इसका, मिट्टी का, मृदा का जलोढ़ नाम है। अब ये सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, इसीलिए पहले नंबर पे आई है, सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ये हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, ठीक है। आपको एक चीज पूछनी है मेरे को आपसे, क्या आपको जो भारत का नक्शा है, भारत का मैप है, ठीक है, भारत का रेखा चित्र है, तो क्या आपको उसके जो राज्य है भारत के, उनके बारे में पता है? क्योंकि आप 10th में आ चुके हो और मुझे जहां तक आइडिया है आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो बता देना, अगर नहीं पता तो जरूर से बता देना, क्योंकि फिर मैं जो है कोशिश करूंगा आपको जो है मैप समझा दूं, ट्रिक व्रिक बता दूंगा कैसे याद रहेंगे। क्योंकि भूगोल अगर आप पढ़ रहे हो तो नक्शे के बिना कुछ नहीं है, और नक्शा अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर जैसे मैं नाम लेता हूँ हरियाणा का, पंजाब का, आपको पता होना चाहिए हरियाणा कहाँ पे है, पंजाब कहाँ पे है, ठीक है, उत्तर प्रदेश कहाँ पे है। तो जो वो इलाका है उत्तर प्रदेश का, हरियाणा साइड वाला इलाका, उन 2-3 इलाकों में जो है बस यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं पे पाई जाती है, यहाँ पे अच्छी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसका कारण क्या है देखो, बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा। और डिटेल में क्यों बता रहा हूँ इस चीज को बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एग्जाम्स में आ सकती है आपके। हाँ जी बिल्कुल। तो देखते हैं क्या होता है। देखो ये है अपने भारत का नक्शा, ठीक है। ये नक्शा टेम्परेरीली है, ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको पता है, ये चीज तो दिख गई होगी। लेकिन नक्शा कुछ ऐसा सा होता है भारत का। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ पे जो पंजाब, हरियाणा, ठीक है, वो यहाँ सी पे पाया जाता है, ठीक है। इस इलाके में अच्छी मिट्टी पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो जो जलोढ़ मिट्टी है ना, वो डेल्टा के पास में पाई जाती है। किसके पास में? डेल्टा के पास में। भी डेल्टा क्या चीज है? मतलब हमने तो डेल्टा का नाम ही नहीं सुना। डेल्टा एक ऐसी जगह होती है जहां पे समुद्र का लेवल और जो जमीन है उसका लेवल लगभग बराबर सा होता है, लगभग बराबर होता है। वहां पे एक तो होता है ना झरना टाइप में, तो उसमें तो ऊपर से पानी गिरता है, पहाड़ों से नीचे गिरता है, लेकिन इसमें जो है समुद्र में जब पानी मिलता है वो लेवल से पे मिलता है, ठीक है। तो वो चीज है, वो होता है डेल्टा हमारा। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे है, क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा, जहां पे टाइगर्स पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाल के आसपास, बंगाल कोलकाता, ठीक है। आधा हिस्सा भारत में है और आधा बांग्लादेश में है इसका, इस मतलब जंगल का जो भी डेल्टा का, ठीक है। अब जो है यहाँ पे तो डेल्टा हो गया। डेल्टा के पास में, ये चीज ध्यान रखना, डेल्टा के पास में हमेशा उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जहां कहीं भी डेल्टा बनता हो, ठीक है। हर जगह पे जलोढ़ मिट्टी होगी, चाहे छोटा डेल्टा हो चाहे बड़ा हो, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है एक्चुअल सीन। यहाँ पे से एक नदी आती है, ऐसे जाती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। वैसे यहाँ से ही, हिमालय से ही एक गंगा नाम की नदी शुरू होती है और वो भी यहीं पे आके मिलती है। ये दोनों नदियां बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं और इसी वजह से ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग बोलोगे भाई मतलब डेल्टा के पास में बनती है तो मिट्टी तो यहाँ पे होनी चाहिए थी, यहाँ पे क्या कर रही है? तो देखो पहाड़ से जब मिट्टी कट के आती है ना, पहाड़ से ऐसे पानी निकलता है तो पत्थर वत्थर सब कट जाते हैं, रास्ते में आते हैं, पत्थर छोटे होते जाते हैं और उन छोटे पत्थरों को हम क्या बोलते हैं? कंकर बोलते हैं। भूगोल की भाषा में क्या बोलते हैं? कंकर बोलते हैं। अब जो है देखेंगे हम कंकर क्या है, क्या सीन आगे। तो उसके बाद में जो है वो कंकर टूट जाते हैं, कंकर भारी होते हैं तो वो जल्दी रुक जाते हैं, यहाँ से पे पहाड़ खत्म हो जाती है यहीं से, ठीक है। तो पहाड़ खत्म होते ही वो तो रुकने शुरू हो जाते हैं, उसके आगे पतली मिट्टी ऐसे चली जाती है बहती हुई और आखिरी में जाके सबसे बढ़िया वाली मिट्टी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे तो खेती होगी नहीं। अब ये वाले इलाके में यहाँ पे से एक नदी निकलती है जो कि यहीं से निकलती है और इसी में मिल जाती है, गंगा में ही, जिसका नाम है यमुना। देखो मैप में थोड़ा इधर आ गई लेकिन दिक्कत मत लो।
यहीं पे है वो यमुना, जो हरियाणा और यूपी का बंटवारा कर देती है, बाउंड्री बनाती है। तो ये जो यमुना नामक नदी है ये भी डेल्टा बनाती है। ये मतलब पानी तो आ रहा है ना इसमें भी ऊपर से कट के, तो जहां पे से ये नदी जाएगी वहीं वहीं से उसके आसपास के इलाके में अच्छी मिट्टी पाई जाएगी। तो इसी वजह से हरियाणा पंजाब के इलाके में अच्छी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसके अलावा जो है यूपी का इलाका यहाँ वाला, ठीक है, और यहाँ का कुछ इलाका इसमें पाई जाती है। ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं पे पाई जाती है, नीचे के कुछ पहाड़ है वहां पे भी थोड़ी बहुत जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं पाई जाती। ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? ऊपर वाले इलाके में, उत्तरी इलाके में। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज आपको। अब जो है जलोढ़ मिट्टी के अंदर क्या क्या होते हैं? जलोढ़ मिट्टी के अंदर रेत होता है। रेत मतलब रेत तो आएगा पहाड़ से यार, पत्थर कट के आ रहे हैं तो रेत तो आएगा। रेत आता है, सिल्ट आती है, मृतिका मतलब वही छोटी मोटी बजरियां वगैरह सारी चीजें वो आती रहती है। सिल्ट होता है मतलब कचरा जो आता है ना, टहनियां टूट गई पेड़ की, वो सारी चीजें भी तो आएंगी, तो वो सारी चीजें नीचे आती जाती है। और यहाँ पे जो ये जलोढ़ मिट्टी है वो देखो 3 नदियां हैं, हिमालय की 3 बड़ी नदियां हैं। वो क्या कौन सी है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों से का जहां तक भी संगम है, जहां तक ये फैली हुई है, वहां तक में आमतौर पे जलोढ़ मिट्टी हमें देखने को मिल जाती है। अब ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है बांगर, क्या नाम है? बांगर। और एक होती है खादर, क्या नाम है एक का? खादर। ठीक है, अब ये बांगर और खादर क्या है? देखो ऐसे याद नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। बांगर से याद रख लेना बैसे बजरी, ठीक है, क्या? बैसे बजरी। यहाँ पे बजरियां पाई जाती हैं, बांगर में कंकर पाए जाते हैं, बजरियां पाई जाती है, पत्थर पाए जाते हैं छोटे छोटे मिट्टी में। मैंने बताया ना यहाँ पे ऊपर से आएगा तो पत्थर पहले रुकेगा, कंकर, तो बांगर के अंदर कंकर पाए जाते हैं। माना जाता है ये सबसे पुरानी मिट्टी है, बांगर मिट्टी सबसे पुरानी मिट्टी है। उसके बाद में आती है खादर मिट्टी, जो कि नई वाली मिट्टी होती है, लेकिन इसके कण बहुत छोटे होते हैं, बारीक कण होते हैं, क्योंकि कंकर तो यार सारे बांगर में रुक गए। आगे क्या आएगा? आगे अच्छी मिट्टी आएगी, है ना। तो ये जो है आगे खादर 2 हिस्सों में बांट रखा है। अगर आपको पता होगा तो हरियाणा में बहुत सारे लोग बोलते हैं आज भी कि ये इलाका बांगर का इलाका है। आज भी बोला जाता है कि ये इलाका बांगर का है, यहाँ पे बांगर खत्म हो जाता है, यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो वो कैसे? वो इसी के बेस पे तो है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगली आती है मरुस्थली मृदा। कैसी मृदा? मरुस्थली। अब ये मरुस्थली नहीं आएगी, रुको गलत जगह पहुंच गया मैं। अगली आती है काली मिट्टी। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। एक चीज और रहेगी ऊपर वाले में बता देता हूं अभी आपको। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? इसके अंदर पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त, चूना होता है मतलब चूना पाउडर जो होता है, वो सारी चीजें मिलके जलोढ़ मिट्टी बनती है। क्या मिलता है? पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त। वैसे ये जो है काली मिट्टी, अब काली मिट्टी का भी सीन सेम सा, ये थोड़ा सा फर्क होता है। ये तो आई कहाँ से? जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आई? नदियों से। वैसे ही नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का जो हिस्सा है कौन से वाला? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इधर वाला, ठीक है, ये वाला हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी क्यों पाई जाती है? माना जाता है पुरातन समय में, बहुत पहले, लाखों सालों पहले यहाँ पे ज्वालामुखी हुआ करते थे और जो कि धम धम फटते रहते थे। अब उनके फटने की वजह से वहां से लावा निकलता, और उसी लावे की को जो है वो पत्थर सा होता है ना, लावा तो गर्म होता है, फिर सूख के पत्थर बन जाता है। लेकिन टाइम बीतने के साथ में, बहुत ज्यादा टाइम बीतने के बाद में वो मिट्टी में तब्दील हो गया, जो हमें काली मिट्टी के रूप में देखने को मिलती है। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मतलब इसी के अंदर कपास उगाया जाता है, जो कि बहुत ही सबसे बेहतरीन अगर मिट्टी माने कपास के लिए तो यही होती है। और इस काली मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, काली कपास मिट्टी ऐसा कुछ कहा जाता है इसको, ठीक है ना। चलो आगे, काली कपास मृदा, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये मिट्टी कपास उगाने के लिए सबसे परफेक्ट है। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती है? यहाँ पे गुजरात में, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है, नहीं महाराष्ट्र ऊपर आएगा, कर्नाटक नीचे, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इन 3 स्टेट्स में काली मिट्टी पाई जाती है हमको। उसके अलावा कुछ एक इलाका मध्य प्रदेश का छोटा सा हिस्सा, ठीक है, वो थोड़ा बहुत तो फैली रहती है ना, ऐसे तो कोई रोक नहीं सकता इसको फैलने से। इसके अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम और चूना जैसे पदार्थ होते हैं। ठीक है,
क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना एक पत्थर से टाइप का होता है, ठीक है, चूना पत्थर टाइप का होता है। लेकिन अभी एक चीज और है बतानी, जब इसकी जुताई होती है ना काली मिट्टी की, देखो ये तो आप रहते ही हो यहाँ पे तो जलोढ़ मिट्टी में, तो इसका तो पता होगा। मुझे नहीं लगता, वो कम स्टूडेंट्स होंगे जो हरियाणा या दिल्ली के आसपास के इलाके के नहीं होंगे, बाहर के देख रहे होंगे, क्योंकि ज्यादातर बुक ये यहीं पे लगती है एनसीईआरटी की। अभी देखो यहाँ पे काली मिट्टी जहाँ पे पाई जाती है, काली मिट्टी का पंगा भी बड़ा होता है। क्या होता है काली मिट्टी में, जब जोतते हैं ना, खेती करनी होती है, तो जब पहला मानसून आता है, पहली बौछार आती है, तो ये मिट्टी गीली हो जाती है और गीली होने के बाद में इसको जोता जाता है। अगर इसको नहीं जोता गया तो ये इतनी चिपचिपी मिट्टी है कि अगर दोबारा बारिश उसके ऊपर हुई तो ये मिट्टी को जोतना लगभग मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जब पानी नहीं मिलता तो ये इसमें दरारें पड़ जाती है। आपने देखा होगा ना, फोटो दिखाते हैं सूखा पड़ा हुआ, काल पड़ा हुआ है, तो वो काली मिट्टी का काल दिखाते हैं। मतलब काली मिट्टी में जब सूखा पड़ता है, गहरी गहरी दरारें पड़ जाती है, वो छोटे छोटे टुकड़े से दिखने शुरू हो जाते हैं। बाकी आपको फोटो दिखा दूंगा, मैं साथ के साथ दिखा भी रहूंगा। तो ये चीजें थी, ये चीज बतानी भी जरूरी थी। अगली आती है लाल और पीली मृदा। कैसी मृदा है, लाल और पीली मृदा। लाल से पता लगे होगा ना, लाल रंग की मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है ना, लाल व पीली मृदा। अब ये लाल पीली मिट्टी कैसी है, लाल रंग की मिट्टी और पीले रंग की मिट्टी, कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल है यार। ये काली मिट्टी भूरी मिट्टी तो चलो मान के चलते हैं, लेकिन ये लाल कैसे हो गई। लाल हुआ है आयरन, आयरन का पता होगा ना, क्या बोल रहा हूं यार, मैं भी हिंदी मीडियम में हूं आप। लोहा, ठीक है ना, लोहा तो पता होगा। लोहा, लोहे के ऊपर अगर आप अभिक्रिया करते हो ऑक्सीजन के साथ में, तो लोहा जो है, लोहे को जंग लग जाता है ना, लोहे को जंग लग जाता है और वो जो है लोहा ऑक्साइड बनाता है। अब जो है वही लोहा ऑक्साइड, वो लाल लोहा मतलब गीला होके तो वो लाल रंग ले लेता है। जब वो गीला होता है, ठीक है, जब उसको जंग लगता है तो वो लाल रंग का हो जाता है। लेकिन वो सूखेगा तो है ना, सूखना तो है ही उसको। वो जब लोहा सूख जाता है तो वो पीले रंग का हो जाता है, ठीक है। लोहा नहीं है, प्योर लोहा नहीं है ऐसे कि पाइप पे डाल रखे वहां पे मतलब मिला हुआ है मिट्टी के अंदर, पाउडर सा मिला हुआ लोहे का, तो उस वजह से वो मिट्टी का रंग लाल और पीला हो जाता है। सूखने पे मतलब गीले होने पे लाल, सूखने पे पीले रंग की वो मिट्टी हमें दिखाई पड़ती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी इस वाले इलाके में, ठीक है, इधर वाले इलाके में, यानी कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, जहाँ पे मिनरल्स, खदानें हैं बहुत सारी। तो क्योंकि खदानों में आपको पता है लोहा, बहुत सारी चीजें निकलती है, तो उसी की वजह से ऐसी मिट्टी की हालत हो रखी है। अगली आती है लेटराइट सोयल। कैसी सोयल, लेटराइट सोयल। अब ये लेटराइट सोयल कैसी है, चलो देखते हैं, इसको भी मजा आएगा इस सोयल को पढ़ने में। लेटराइट सोयल, लेटराइट मृदा, ठीक है, सोयल बोल रहा हूं यार मैं भी, क्या, चलो कोई बात नहीं, लेटराइट मृदा। अब ये मिट्टी कैसी है, इस मिट्टी के अंदर भी बहुत अच्छी बात यह है कि ये एक जो है मतलब बाहर के शब्द है लेटर, जिससे ये उत्पत्ति हुई है इसकी, लेटर नामक शब्द से, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है ईंटे। क्या होता है, ईंट, जो ईंट होती है घर बनाने में इस्तेमाल होती है, वही ईंट, ठीक है। तो अब जो है ना लेटराइट मृदा ईंट के जैसी होती है। ऐसा क्यों होता है, मतलब मजबूत होती है, बहुत सॉलिड, उसमें आप सोच लोगे ईंट में के ऊपर खेती करना, वैसी ही सेम सिचुएशन होती है इसके ऊपर खेती करने की। इसके ऊपर खेती करने के लिए हमें उर्वरक रसायन बहुत सारे डालने पड़ते हैं। और ऐसा क्यों होता है, जब बारिश होती है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है तो नमी जो है गहराई तक चली जाती है। उसके बाद में बारिश रुकने के बाद में गर्मी इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है, मिट्टी मतलब गर्मी पड़ती है यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो ज्यादा ही गर्म हो जाने की वजह से ये ईंट होता है ना, जैसे भुन जाती है ईंटें, तो वैसी ही ये बन जाती है मिट्टी, भुनी हुई मिट्टी के रूप में हमें दिखाई पड़ जाती है, ठीक है। ये वाली मिट्टी ऐसी हो गई। अब ये जो कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है, देखो गर्मी कहाँ पे होती है, गर्मी देखो, अगर आपने शायद नहीं आया होगा अभी तक तो, नहीं तो आपको पता लग जाएगा आने वाले समय में भी, दिक्कत मत लो, या फिर 9th में भी आ गया होगा, कंफर्मली ध्यान नहीं मेरे को। बट हाँ, जो हमारी 3 रेखाएं होती है, ये अक्षांतर देशांतर वो सारी लगा के देख लेना बीच में, तो जो भूमध्य रेखा है ये वाला इलाका इसके आसपास पड़ता है, और यहाँ का जो इलाका है ना, ये वाला इलाका, इस वाले इलाके में ये मिट्टी हमें लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ऊपर वाले इलाके में भी कभी कभार मतलब थोड़े बहुत हिस्से हैं बहुत सारी जगहों पे। और इस मिट्टी के अंदर यहाँ पे भी पाई जाती है, असम के आसपास का जो इलाका होता है यहाँ पे भी पाई जाती है। इसके अंदर कॉफी और चाय बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती और ये पानी रोकती नहीं है,
इसके जो गर्मी की वजह से बैक्टीरिया तक मर जाते हैं, तो मिट्टी कभी भी हल्की नहीं हो पाती। अगली आती है मरुस्थली मृदा। कैसी मृदा है? मरुस्थली, मरुस्थली, मरुस्थली। अब ये मरुस्थली क्या होती है? मरुस्थल का तो पता ही होगा, रेत, जहां पे रेत ही रेत हो उसको बोलते हैं मरुस्थली मृदा। जैसे राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है, वैसे ही उसी मृदा को मरुस्थली मृदा बोलते हैं। अभी इस मृदा के अंदर क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि मरुस्थल बन गया तो फिर वो ठीक नहीं होता। ठीक क्यों नहीं होता? वो चीज क्या होता है कि जब पानी गिरता है ना, इसके अंदर जो मिट्टी है, ये परत बनी हुई है मिट्टी की, ठीक है, तो इसके अंदर एक अलग से एक परत बन जाती है, चूने की एक परत सी बन जाती है, जो कि पानी को इसके नीचे नहीं जाने देती, इस परत के नीचे नहीं जाने देती, जिसकी वजह से पानी ऊपर का ऊपर ही उड़ जाता है और नमी नहीं बन पाती। और ये मिट्टी रेत है तो रेत में ही बनी रहती है, रेत ही बना रहता है इसका, ठीक है। कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है मृदा की सतह के नीचे, और वो जो है फिर चूने के कंकर सी बननी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से इसके अंदर पानी रुक जाता है नीचे जाना और मिट्टी खत्म हो जाती है, काम नहीं करती। इसके अंदर बहुत कम मात्रा में खेती होती है। राजस्थान में देखा होगा फव्वारे चलते हैं, वो इसीलिए चलते हैं क्योंकि पानी नीचे तो जाएगा नहीं, ऊपर उड़ेगा तो बर्बादी नहीं कर सकते वो पानी की। अगला आता है छठे नंबर पे, वो है वन मृदा। छठे नंबर पे क्या आती है? वन मृदा। अब वन का पता है, वन वन होते हैं, वो जहां पे वन पाए जाएंगे उसके आसपास जो मृदा पाई जाएगी उसको वन मृदा बोलेंगे हम, ठीक है। अगला आता है, देखो, मृदा अपर्दन। आखिरी पॉइंट है ये आपका, क्या है? मृदा अपर्दन। ये क्या होता है? मृदा, मिट्टी, मिट्टी जो है कटनी शुरू हो जाती है जब बाढ़ आती है, ठीक है, कुछ और भी कारण होते हैं तो मिट्टी कटनी शुरू हो जाती है ना, मिट्टी कटनी शुरू हो जाती है, कोई भी रीजन रहा हो, तो उसको बोलते हैं मृदा अपर्दन, ठीक है। और उसके बाद में बोल रहे हैं मृदा अपर्दन और संरक्षण। मृदा अपर्दन और संरक्षण, उसको बचाना भी है, तो यहाँ पे बचाने का तरीका भी देखेंगे हम। तो एक होती है यहाँ पे इसी के अंदर, जब मिट्टी के अंदर दरारें इतनी पड़ जाती है, मतलब दरारें सी वो होती है ना, वो मिट्टी का कटाव देखा होगा आपने कभी, अगर खेत में गए हो कभी देखा हो तो मिट्टी का जो खाई सी बन जाती है। अगर खेत के अंदर बहुत ज्यादा खाइयां बन जाती है तो उस भूमि को हम जो है उत्खात भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्खात भूमि। अगर मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा खाइयां बन जाती है क्योंकि वो खेती करने के लायक नहीं होती, मतलब बैड लैंड, बुरी भूमि, उत्खात भूमि बोलते हैं उसको, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि इसको बचाना जरूरी है। ये मिट्टी कट जाए, बर्बादी हो जाए, पहले ही मिट्टी की शॉर्टेज है, इतने सारे जंगल काट काट के जगह बनाई यार हमने, ऐसे बहाने कैसे दे उसको, तो हमें उसको बचाना पड़ता है। बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेल्ट लगा देते हैं, पेड़ों की एक कतार लगा देते हैं पूरी लंबी वाली, और जब हवा आती है उसमें से निकलती है तो वो उसकी गति को धीमा कर देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो मिट्टी उड़नी थी वो नहीं उड़ पाती, उतनी ताकत नहीं बचती हवा के अंदर। और आप बोलोगे भाई फिर मतलब चलो ये तो एक जैसा इलाका है, प्लेन सा इलाका है, मैदानी इलाका है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा, लेकिन पहाड़ों में कैसे करेंगे फिर हम, है ना, क्योंकि पहाड़ में अगर पेड़ लगा दिया तो पहाड़ तो ऊपर भी है, तो ऊपर से ऐसे उड़ा के ले के चला जाएगा वो तो मिट्टी को। तो क्या किया जाता है, पहाड़ों का जो ऊपरी इलाका है उस पर घास उगा दी जाती है ताकि मिट्टी ना उड़े। और रही बात बाढ़ आने की, क्योंकि बाढ़ पहाड़ों में आती है ना, पहाड़ों में कटाव ज्यादा जल्दी पड़ते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे पानी गिरता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए एक सीढ़ी नुमा खेती का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका नाम भी रुको मैं देख के बताता हूँ आपको एक बार, सीढ़ीदार खेती है बस, ठीक है, सोपानी भी बोला जाता है इसको कई बार, तो सीढ़ीदार खेती होती है ये। और इसके अंदर क्या होता है ना, देखो साइड का एंगल दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, साइड के एंगल के हिसाब से अगर आप देखते हो तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है, ये पहाड़ ऐसा सा बना देते हैं वो काट काट के, ठीक है, मिट्टी होती है। और यहाँ पे ये वाला जो इलाका है ना, जो क्योंकि ये कोने वाला इलाका हो गया आपका, तो इन कोने वाले इलाकों के अंदर यहाँ पे घास की एक लंबी सी पतली सी एक लाइन से उगा देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये वाला इलाका बच गया ना, इस वाले इलाके में खेती होती है, उसके बाद में फिर यहाँ पे खेती होगी, फिर यहाँ पे फिर से वही, तो ऐसे करते करते जो है पानी का कटाव, मिट्टी का कटाव, मृदा का कटाव बच जाता है। इस तरीके से बचाया जाता है पहाड़ों के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, सीढ़ीदार खेती। पहाड़ों के अंदर आमतौर पर यही खेती की जाती है। तो ये था वीडियो में, और उम्मीद है चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं कोई भी डाउट लगता हो तो यार
कमेंट में पूछ लेना। तो चलो यार वीडियो खत्म कर लेते हैं अब। तो मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे आपके सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड छूटने ना पाए।